story writing skills. How to use past tense, how to use different forms of sentences that are used in past tense, right? तो हमने कल थोड़ा सा story writing techniques पर भी काम किया था. I hope that you were able to understand the basics for story writing. जो हमारी स्टोरी के prerequisites थे, जो बेसिक्स होते हैं स्टोरी राइटिंग के, आपको उनका थोड़ा सा नो हाउ या आइडिया हो गया होगा, थोड़ी सी समझ आ गई होगी. We are going to move towards our moral story number 1 today. हम देखेंगे कि अच्छी स्टोरीज को कैसे लिखा जा सकता है. तो अभी तक हम कुछ टेक्निक्स पे काम कर रहे थे, उनको थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे. आज हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि अच्छी स्टोरी को किस तरह से लिखा जा सकता है. और अगर आप वो अच्छी स्टोरी वाले स्टेप्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी स्टोरी किस तरह से अच्छी नहीं होगी. तो our first moral story is grade is a curse. आपने इस तरह की स्टोरीज पहले भी पढ़ी होंगी, बचपन में काफी सुनी भी होंगी, राइट? तो ये आपके लिए कुछ न्यू नहीं है. इस मॉरल के साथ डिफरेंट स्टोरीज हमारे पास आ जाती हैं और इट वुड बी अप टू यू कि आप कौन सी स्टोरी एग्जाम में लिखना चाहें. हाँ, लेकिन आप जो भी स्टोरी लिखना चाहें, इट इज सजेस्टेड कि वो स्टोरी हो जिसपे आपको अच्छे तरीके से ग्रिप है, जिसके कैरेक्टर्स का, प्लॉट का अच्छे तरीके से आपको आइडिया है और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पर कोई हॉट स्पॉट सिचुएशन क्रिएट करेंगे अपनी स्टोरी में. तो वो स्टोरी आप अपने एग्जाम में जरूर लिखें. ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स प्लॉट. प्लॉट इज एक्चुअली सीरीज ऑफ मेन इवेंट्स इन ऑर्डर. ठीक है, जो भी हमारे मेन इवेंट्स होते हैं ना किसी स्टोरी में, उनको जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंशन करते हैं तो वो हमारा प्लॉट बन जाता है, राइट? जो सारे मेन इवेंट्स पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंशन किए जा रहे होते हैं तो वो हमारा प्लॉट है. तो व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट कंप्राइजेस ऑफ मेन इवेंट्स. और वो मेन इवेंट्स किस ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन किए जाते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर जिसमें हम इवेंट्स को टाइम के रेफरेंस में अरेंज कर रहे होते हैं. हम इवेंट्स को डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम इवेंट्स को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली भी अरेंज कर सकते हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंगली भी अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने स्टोरी राइटिंग में क्या करना होता है? हमने स्टोरी राइटिंग में इवेंट्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है, जिस तरह से वो टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि पहले एक इवेंट हुआ, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ. तो हमने उस टाइम की अरेंजमेंट को फॉलो करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. और हमारी जो स्टोरी राइटिंग होती है इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रीरेक्विजिट, दैट इज कैरेक्टर्स. प्लॉट के बाद हमारे पास स्टोरी में इंपॉर्टेंट आते हैं कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स की हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है. लेकिन ये डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से देते हैं? हम डिस्क्रिप्शन कलेक्टिवली भी दे देते हैं कैरेक्टर्स की, कि एक कैरेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो पहले हमने उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी और डिस्क्रिप्शन से आइडिया हो जाएगा रीडर को कि ये वाला कैरेक्टर हमारी स्टोरी में क्या रोल प्ले करने जा रहा है, राइट? तो अगर आप पहले से कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और उसके रोल का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप स्टोरी में पहले से कैरेक्टर को एक ही साथ डिस्क्राइब कर दें. उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन तभी प्रोवाइड करते हैं जब आप उस कैरेक्टर को स्टोरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर वो कैरेक्टर आपकी स्टोरी में एंटर हो रहा है. लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहते हैं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते. और हमने अपनी स्टोरी में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी दोनों रखने हैं. इसलिए ये सजेस्टेबल नहीं है कि आप एग्जाम में जो स्टोरी लिखें उसमें सारी की सारी एक कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन जो है वो आप उसको इंट्रोड्यूस करते ही स्टार्ट में दे दें, क्योंकि आपकी स्टोरी ऑलरेडी बहुत शॉर्ट होती है. ठीक है, तो अगर वहां पर एक पैराग्राफ पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाएगी.
और आप सस्पेंस का और क्यूरोसिटी का जो क्राइटेरिया होता है इसको भी अबाइड बाय नहीं कर पाएंगे। तो हम कैरेक्टर्स को फिर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी स्टोरी में? हम ऐसा करेंगे कि उनके जो भी एक्शंस होते हैं ना, उनके साथ साथ हर एक कैरेक्टर के हर एक एक्शन के साथ उसकी कैरेक्टर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, राइट? एक एक्शन सेक्शन के बाद हम कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे कि एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल, अगर आज हम ग्रेड इज अ कर्स पे काम करने जा रहे हैं तो वी कैन से दैट दिस कैरेक्टर वाज greedier than the other ones and therefore he performed this vicious action, right? कि ये जो vicious action था, ये जो बुरा एक्शन था, ये एक्शन इस कैरेक्टर ने परफॉर्म किया क्योंकि ये दूसरे वाले से भी ज्यादा ग्रीडी था, राइट? तो अब यहाँ पर हम कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके एक्शंस के साथ साथ। तो ये वाला जो क्राइटेरिया होता है, ये वाला जो मेथड होता है कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने का, इससे आप अपनी स्टोरी में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी रख सकते हैं। अगर वो सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हम स्टार्ट में दे दें स्टोरी के कि ये वाला कैरेक्टर ज्यादा ग्रीडी है, ये वाला कैरेक्टर कम ग्रीडी है, और ये वाला कैरेक्टर जो है ये दोनों आपस में ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो थर्ड कैरेक्टर है वो इनका ज्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं है, वो अकेला कॉन्स्पायर करेगा या प्लान करेगा, बाकी दो कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलके उसके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करेंगे। तो अगर हम इस तरह की सारी डिस्ट्रक्शंस सारी कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स डिस्ट्रक्शन में बता देंगे तो हमारी स्टोरी में क्यूरियोसिटी और सस्पेंस का एलिमेंट नहीं रहेगा। Coming towards third element, that is emotions and feelings. Emotions and feelings के लिए एक टर्म यूज की जाती है पैथोस। पैथोस का मतलब यही होता है कि इमोशंस एंड फीलिंग, जब भी पैथोस की बात आएगी, इमोशंस या फीलिंग्स की बात आएगी, तो आपने अपनी स्टोरी में इमोशंस और फीलिंग्स को इसी तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, इसी तरह से एडजस्ट करना है जिस तरह से किसी भी कॉमन ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स होती हैं, राइट? किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के इमोशंस होते हैं। आप कैरेक्टर्स को खुद के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आप खुद को एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन में रख के देखें कि अगर इस तरह की सिचुएशन में आप खुद हो तो आप क्या फील कर रहे होते, राइट? तो जब आप इस तरह से अपनी स्टोरी के पर्सपेक्टिव को भी देखते हैं तो आप वहां पर इमोशंस और फीलिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने में, एडजस्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपकी स्टोरी जो है वो एक ज्यादा अपीलिंग और अच्छी स्टोरी बन जाती है, राइट? और हमने अच्छी स्टोरी क्यों लिखनी है? ताकि हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स में मिले। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जब भी रीडर एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहा है जो उसको लग रहा है कि ये कॉमन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और एक और ऐसी स्टोरी पढ़ रहा है जिसको उसको पढ़ के लगे ही नहीं कि ये चीजें हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती भी हैं, तो इन दोनों स्टोरीज में डिफरेंस होता है। और वो स्टोरी जिसको पढ़ के उसको रियलिस्टिक सा फील हो, उसको ऐसा फील हो कि अच्छा ये ठीक है, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये एक्शंस हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वर्ल्ड में ये स्टोरी हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही दुनिया है, वैसा ही वर्ल्ड है जैसा हमारा एक्चुअल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, तो वो स्टोरी ज्यादा अपीलिंग लगेगी। तो इस तरह से हम इमोशंस एंड फीलिंग्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने स्टोरीज में। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ना एडवर्ब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? एडजेक्टिव्स तो हमारे नाउन्स को हाईलाइट कर रहे होंगे, ठीक है, उनको जस्टिफाई कर रहे होंगे, उनके बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होंगे। एडवर्ब्स ही बताते हैं कि एक तो ये बात कि एडवर्ब्स का एराना थोड़ा वाइड होता है, ये इंक्लूड करते हैं किस किस चीज की डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के और एडवर्ब्स के, राइट? तो हम एडवर्ब्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी स्टोरी राइटिंग में। हम बता रहे होते हैं कि कोई भी एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया गया, राइट? तो वो जो मैनर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, वो जो टाइम ऑफ एक्शन होता है, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? वो जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन आप अपनी स्टोरी में प्रोवाइड करेंगे ना, वो कन्विंस कर देगी रीडर को कि वो उसको विजुअलाइज करे, वो उसको
इमेजिन करे अपने माइंड में। ये जो इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात होती है ना, ये तो इसलिए यूज होती है कि जो रीडर है उसके हार्ट में भी इसी तरह की फीलिंग्स या इमोशंस जो होंगे उनको अरोज किया जाए, ठीक है, उनको सामने लेके आया जाए। जो जो रीडर है वो भी वो सारी की सारी इमोशंस और फीलिंग्स को फील करे जो कैरेक्टर्स को फील कर, जो कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं, राइट। तो जब आप ज्यादा डिटेल में मेंशन करेंगे उनकी इमोशंस और फीलिंग, तो रीडर जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकेगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारी स्टोरी में ये बात नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। इमोशंस और फीलिंग्स में हम इस तरह की चीजें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे एक एक्शन, सॉरी एक कैरेक्टर जो है वो एक विशियस एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है, ठीक है, वो एक वाइस बेस्ड एक बुरा एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है जो कि क्रिटिसाइजेबल एक्शन है, लेकिन उसके जो इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं वो रिग्रेटफुल है, ठीक है, वो अपने एक्शन को अप्रिसिएट नहीं करा डीप डाउन इन हिज हार्ट। तो जब हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि जो कैरेक्टर है वो अपने ही एक्शन को अप्रिसिएट नहीं करा, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है एक एक्शन परफॉर्म करने में, एक बुरा एक्शन परफॉर्म करने में, लेकिन वो फिर भी उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर है उसका कॉन्शियसनेस जो है वो अभी तक अलाइव है, अवेकन है, राइट। जो कैरेक्टर है वो अभी तक अच्छा या बुरा इसमें डिफरेंशिएट करने के काबिल है, राइट। तो जब हम इस तरह की बातों को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इमोशंस और फीलिंग्स को मेंशन करते हैं एक्शंस के साथ, तो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शंस और भी क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि वहां पर जो सिचुएशन प्रिवेलिंग है, वहां पर जो जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, कोई भी काम हो रहा है, हम उसको विजुअलाइज करें, ठीक है, हम उसको अपने माइंड में एक इमेज बना दें। हम ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि रीडर को ऐसा लगे कि वो वहां पर एज अ थर्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर वो वहां पर उस सीन पे प्रेजेंट है और उनको खुद देख रहा है, राइट। आपने कभी एक चाइनीज प्रोवर्ब सुना होगा कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, शो मी एंड आई रिमेम्बर, involve me and I will never forget, right? तो इसमें इससे ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज बताई जाए तो फिर उसको भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, लोग भूल जाते हैं। अगर उसको दिखाया जा रहा है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो लोग उसको याद रखते हैं। और अगर आप किसी इंसान को उस एक्शन में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर वो उसको कभी भूलते ही नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम रीडर को अपनी स्टोरी में इन्वॉल्व कर लें, पर उसका रोल क्या होगा, उसका रोल सिर्फ एज अ व्यूअर होगा, लेकिन वो इन्वॉल्व तो होगा ना। तो हमने रीडर की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना है। जब हम अपनी डिस्ट्रक्शन को, अपनी विजुअलाइजेशन स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं ना अपनी स्टोरी में, तो हम इस बात के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमने अपने रीडर को स्टोरी में इन्वॉल्व कर लिया है। अब हमारा रीडर जो है स्टोरी में इंटरेस्ट भी लेगा और उसको भूलेगा भी नहीं। अच्छा, ग्रामर तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, हमने ग्रामर को या फिर ग्रामेटिकल रूल्स को इग्नोर नहीं करना, हमने पहले ग्रामर पेपर में अगर आप ये सारी की सारी चीजें अच्छे से मेंशन करें, लेकिन आपने करेक्ट ग्रामर यूज नहीं की, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज नहीं किए, तो फिर आपके सेंटेंसेस जो हैं वो इनकरेक्ट होंगे और आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश क्या करें कि आप लोग सेल्फ बेसिस पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके प्रॉपर यूजेज जो हैं, अगर आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो इट वुड बी इनफ फॉर योर करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको वहीं से करेक्ट करना शुरू हो जाता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को और उनके करेक्ट यूजेज को और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखें।
तो उसके अलावा आप जो राइटअप सेंड करते हैं मैं उनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको हाईलाइट करके भेज देती हूँ, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, तो इस तरह से इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एंडिंग की तरफ। जो हमारी स्टोरी है वो जब एंड होगी तो हमने एक मोरल लेसन तो लिखना है वहां पर, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारी स्टोरी जो है उसमें मोरल लेसन को जस्टिफाई ना किया जा रहा, तो फिर क्या वो अच्छी स्टोरी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपनी स्टोरी में मोरल जस्टिफिकेशन भी देनी है। जो भी हमारा मोरल है, इस केस में हमारा ग्रीड इज अ कर्स है ना मोरल, तो मोरल की जस्टिफिकेशन देनी है, मोरल को जस्टिफाई करना है। अगर मोरल ग्रीड इज अ कर्स है तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको थ्रू अ मेन एक्शन। कोई ऐसा एक्शन जो ग्रीड की तरफ लेके जाएगा। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ग्रीड का जो एक एक्शन है उसको अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद वो जो टेम्पटेशन होगी ना उनकी ग्रीड की, वो उनको पनिशमेंट की तरफ लेके जाएगी। जब पनिशमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कैरेक्टर्स ने अगर लालच किया तो उनको उसकी पनिशमेंट मिली, उनको उसका बुरा रिवॉर्ड मिला। तो इस वजह से ग्रीड जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये एलिमेंट किसी इंसान की पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसलिए हम किस किस मोरल पे, किस एंडिंग पे पहुंचते हैं? ग्रीड इज अ कर्स। और इस तरह से हमारा जो मोरल है वो जस्टिफाई हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे प्लॉट या आउटलाइन की तरफ। जब आपने स्टोरी राइटिंग स्टार्ट कर दी है ना, तो इट इज सजेस्टेड, वैसे तो आप बेशक स्टार्ट करना लिखे, मेन पेपर पर अपने स्टार्ट करना लिखते हैं और स्टोरी स्टार्ट कर स्पेंड करें, लेकिन वहां पर आप बहुत सारे मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं, ठीक है? इस और आपकी जो इवेंट्स हैं, मे बी आपका कोई मेजर इवेंट, मेन इवेंट स्किप हो जाए, और जब आपने हाफ स्टोरी लिख लिया उसके बाद आपको याद आए कि मैंने स्टार्ट में ये इवेंट लिखना था जो मैंने नहीं लिखा, मिस कर दिया, तो आप उसको एंड पर लिखें, जैसे हमने एक केस का डिस्कस किया था। तो उसके लिए हम कहते हैं कि सेंटेंसेस और इवेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद वन अनदर। जो हमारे इवेंट्स हैं उनका आपस में एक लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल लिंकेज नहीं डिवेलप हुआ। इवेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, राइट? तो ये वाली जो चीज होती है ये आपकी स्टोरी को एक बुरी स्टोरी बना देती है। हाउ यू कुड राइट अ गुड स्टोरी देन? स्टार्ट करें प्लॉट से या आउटलाइन से, और जरूरी नहीं कि आप इसको अपने पेपर की नीट पेपर के फ्रंट पेज पर ही लिखें, आप इसको लास्ट पेज पर भी रेफर की हेडिंग के साथ मेंशन कर सकते हैं। तो वहां पर आप स्टार्ट करें प्लॉट या आउटलाइन के साथ, मेजर इवेंट्स को मेंशन करना शुरू करें। हमारी स्टोरी जो है इट इज बेस्ड अपॉन 3 फ्रेंड्स who went out for a journey, and on their way to their destination they found gold coins, a bag full of gold coins, and they thought to divide those gold coins in 3 equal shares. But what happens then? Greed tempts all of them and they become enemy of one another, right? So how the story ends? They all end up killing one another, and there is death of all. आउटलाइन को एक दफा मैं रिपीट करती हूँ। हमारी जो स्टोरी है वो बेस्ड है 3 फ्रेंड्स की स्टोरी पे। वो 3 फ्रेंड्स जो थे वो एक जर्नी पर जाते हैं। वहां पर जाते हुए रास्ते में वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं जहां पर उनको एक बैग मिलता है दैट वाज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वो क्या सोचते हैं, वो क्या प्लान करते हैं कि वो इस सारे गोल्ड को 3 इक्वल शेयर्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एक 3 फ्रेंड्स में से अपना अपना शेयर रख लेगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो सब उनके जो अंदर ग्रीड का एलिमेंट होता है वो टेक ओवर कर लेते हैं उनके जस्टिस के एलिमेंट को, राइट?
ये जो इक्वल डिवीजन होती है ये उनका जस्टिस था ना, उनके जस्टिस की इंटेंशंस थे, उनके जस्टिस को परफॉर्म करने की फीलिंग्स थी, इंटेंशंस थी, प्लान्स थे। लेकिन जो टेम्पटेशन होती है ग्रीड की, वो इस जस्टिस को टेक ओवर कर लेती है। एंड व्हाट हैपेंस, वो तीनों इन देयर हार्ट, वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ताकि हर एक चाहता है कि वो सारा का सारा गोल्ड अपने पास रखे। तो व्हाट वन फ्रेंड डज, वो क्या करते हैं, सारी की सारी फूड में वो पॉइजन मिक्स कर देता है, और जब वो फूड लेकर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, तो उन दोनों ने भी उसके अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी क्यों की है। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है साजिश करना। व्हेन यू प्लान अगेंस्ट समबडी, ठीक है, जब आप किसी के अगेंस्ट कोई प्लान कर रहे होते हैं, वैसे तो प्लान ही होता है, लेकिन ऐसा प्लान जो आप किसी को हार्म करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, वो है कॉन्स्पिरेसी। तो बाकी जो दो फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट दैट वन फ्रेंड। उन्होंने प्लान किया कि किसी तरह से हम, वो जो फ्रेंड वहां पर सीन पर नहीं था उस वक्त, जो वहां से बाहर गया हुआ था, उसको दे प्लान टू गेट रिड ऑफ दैट फ्रेंड। उन्होंने सोचा हम इस फ्रेंड से जान छुड़ा दें, एंड वी विल डिवाइड ऑल द गोल्ड इनटू शेयर्स। और वो दोनों ये प्लान करते हैं कि हम इसको 2 शेयर्स में डिवाइड करेंगे। बट व्हाट हैपेंस इन द एंड, वो जिसको उन्होंने जिसको वो मार देते हैं, उस फ्रेंड ने क्या किया होता है, उसके फूड में पॉइजन ऐड किया होता है। तो व्हेन आफ्टर किलिंग दैट वन फ्रेंड they eat poisonous food, they also die, right? तो यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड क्या होता है, ट्रेजिक एंडिंग है, डेथ ऑफ ऑल। ये कोई अच्छी एंडिंग तो नहीं हुई ना यहाँ पर, ना कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। वो जो बैग ऑफ गोल्ड था, बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स था, वो किसी के पास भी नहीं रहा, वो कोई और पासर बायर्स आएंगे उनको मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पर एंडिंग तो ट्रेजिक हो रही है ना, सबको पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि ऑल ऑफ देम वर टेम्प्टेड बाय ग्रीड, राइट? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मोरल स्टोरी है। और मोरल क्या है, द रीडर गेट्स द मोरल लेसन दैट one must not be tempted by greed. किसी इंसान को ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये हमारी आउटलाइन थी, जिसमें हमने इवेंट्स को, जो हमारे मेजर इवेंट्स थे, उनको हमने एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया, ताकि हम जब स्टोरी को लिखें तो वहां पर कोई चीज भी मिस ना करें, कोई मेजर इवेंट मिस ना करें। अब आ जाते हैं कि हमने अपनी स्टोरी कैसे लिखनी है। 3 फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 मेंशन किया हुआ है, ऊपर देखिए। तो 3 फ्रेंड्स के लिए, अच्छा, जब आप इस तरह से आउटलाइन बनाते हैं ना, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक जो फ्रेज है वो एक पूरा सेंटेंस शो कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि एक फ्रेज 2 से 3 सेंटेंसेस शो कर रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक 2 से 3 फ्रेजेस जो हैं वो सिर्फ एक सेंटेंस शो कर रहे हो। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि अपने सेंटेंसेस के जो नंबर है या सेंटेंसेस की लिमिट जो है वो आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखें। आपने बस स्टोरी अच्छे तरीके से लिखनी है। स्टार्ट करते हैं। चले, 3 फ्रेंड्स थे यहाँ पर, हम उनके डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, उनके वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कल हमने डिस्क्रिप्शन में स्टडी किया था ना कि हम उस वर्ल्ड को, सिचुएशन को, उस सिनेरियो को इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पर हमारे कैरेक्टर्स रह रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived 3 friends in a village. They were fast friends. तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर्स का वर्ल्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया। क्या सर्कमस्टांसेस थे, कौन सा वर्ल्ड था जहां पर वो रह रहे थे? इट वॉज अ विलेज, राइट? एंड इट्स अगेन अप टू यू कि आप विलेज लिखना चाहें, बिग सिटी लिखना चाहें, पर जो भी लिखें, लेकिन उसको बाद में उसी को लेके चलें, उसको
जस्टिफाई करना है, आपने उससे अबाइड बाय करना है। ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाले सेंटेंस में कोई और बात कह रहे हैं और नीचे वाले सेंटेंस में आप चल के कोई और बात कहने लगे। तो there lived 3 friends in a village. They were fast friends, right? Fast friends वो होते हैं who are friends but who are not friends in need. तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स तब होते हैं जब when you are having good times, ठीक है? फेयर वेदर फ्रेंड्स, उनको फास्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। उनकी सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशंस कैसी थी, या फिर उनकी फीलिंग्स या उनके सर्कमस्टांसेस जहां पर वो रह रहे थे वो कैसे थे, ठीक है? तो उसके लिए हम सेकंड पॉइंट पर देखते हैं पॉवर्टी या एडवेंचर्स पे। अब देखिए, हमने अपनी स्टोरी बेस करनी है उन फ्रेंड्स के जर्नी पे, तो कोई ना कोई तो जरूरत पड़ी होगी ना जिसको देख के, जिसको अपने व्यू पॉइंट में रख के उन्होंने घर से बाहर जाने का सोचा, वो भी तीनों ने मिलके। तो हमने उसके लिए एक रीजन प्रोवाइड करनी है, एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है कि वो अपने घर से बाहर मिलके क्यों निकले, राइट? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि या एक रीजन प्रोबेबल जो है वो ये हो सकती है कि वो पुअर थे, दे नीडेड मनी, तो वो शायद ये सोच के घर से बाहर निकले होंगे हमें शायद बाहर कोई लेबर टास्क मिल जाए, कोई भी काम करने के लिए मिल जाए जिससे हम कुछ मनी अर्न कर सकें, राइट? या फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि दे वर एडवेंचरस, ठीक है? तो उनकी जो एडवेंचरस स्पिरिट्स थी उन्होंने उनको कन्विंस किया टू नॉट स्टे एट होम एंड go out for some adventure, right? तो वो मे बी कुछ कैंपिंग वगैरह या कुछ एडवेंचर सीकिंग के लिए बाहर जा रहे हो। या फिर थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि उन तीनों फ्रेंड्स, वो तीनों क्योंकि फ्रेंड्स थे, फास्ट फ्रेंड्स थे, उनको कुछ काम पड़ गया और जो वो तीनों इकट्ठा करना चाह रहे हो तो वो इस वजह से तीनों चले गए। तो आपने जो भी रीजन दे दिया आपने उसको आपने उनके ये जो एक्शन है ना ऑफ लिविंग होम, ऑफ सेटिंग आउट टू अ जर्नी, इसको आपने जस्टिफाई करना है। तो दे वर वेरी पुअर। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उनकी पॉवर्टी को वजह लेना है या फिर उनकी एडवेंचरस स्पिरिट्स को वजह लेना है। जो भी रीजन ले, बाकी स्टोरी आपकी उसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तो वेदर दे वर पुअर और देयर एडवेंचरस स्पिरिट, तो लेकिन जो भी सिचुएशन थी ना, आप उनमें से एक मेंशन करेंगे, दे वर वेरी पुअर और they were very adventurous, right? They love to have adventures together, therefore फिर आप उस पे आ जाते हैं कि उनकी जो सिचुएशन थी, अब इस केस में क्या सिचुएशन हो सकती है? पॉवर्टी के, पुअर के होने के लिए उनकी सिचुएशन हो सकती है पॉवर्टी, और एडवेंचरस होने के लिए उनकी सिचुएशन हो सकती है एडवेंचरस स्पिरिट्स। कि ऐसा क्या था जिसने उनको कन्विंस किया टू गो आउट, वेदर पॉवर्टी और एडवेंचरस स्पिरिट्स। पॉवर्टी कन्विंस्ड देम टू गो आउट और एडवेंचरस स्पिरिट्स कन्विंस्ड देम टू गो आउट टू फुलफिल देयर नीड्स और डिजायर्स। अब अगर पॉवर्टी की बात है तो हम नीड्स को मेंशन करेंगे, अगर एडवेंचरस की बात है तो हम डिजायर्स को मेंशन करेंगे, एडवेंचरस डिजायर्स। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, they set out finally together. So they set out on a journey with hopes of prosperity or adventure. अब अगेन, अगर आप पॉवर्टी को और उनके पुअर होने को लेके चल रहे हैं तो आप यहाँ पर prosperity मेंशन कर दें। अगर उनकी एडवेंचरस स्पिरिट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो एडवेंचर मेंशन कर रहे हैं, with hopes of adventure and good time. What point पे आ जाते हैं? Apparently sincere, actually secretly greedy and selfish. अब देखते हैं उनकी कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन क्या थी।
तो हम आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमने एकदम से कैरेक्टर्स की सारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर दी थी, ताकि हम अपनी स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को मेंटेन कर सकें। तो हमने स्टार्ट में बोल दिया कि फास्ट फ्रेंड्स थे, राइट। अब हम फर्दर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उनका आपस में रिलेशन कैसा था। एज ऑलरेडी मेंशन, they were fast friends. They were apparently sincere, but actually deep down in their hearts, highly insincere, selfish and greedy. अब ये जो सारे वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे हमारे एडवर्ब्स हैं, राइट। और ये किस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें? इनसिंसियर को, सेल्फिश को, ग्रीडी को। Here you can get the idea कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एडवर्ब्स की और एडजेक्टिव्स की हमारी स्टोरी में। अगर हम इसको सिंपली इस तरह से लिख देते, they were fast friends but they were, या फिर चलिए फास्ट फ्रेंड्स को भी छोड़ देते हैं, they were apparently sincere but actually greedy और actually insincere, तो वो इम्पैक्ट नहीं आ सकता था जो हमने एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को इंक्लूड करके यहाँ पर हमने मेंशन किया है, राइट। Coming towards fifth point, so there was a thick forest on their way. अब हमने इसको डिस्क्राइब करना है कि thick forest था या उनका जर्नी कैसा था, जहां पर उन्होंने अपने साथ होने वाले एक इंसिडेंट्स को फेस किया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, on their journey through a thick forest, what happens? They found a bag full of Meanwhile, on their journey through a thick forest, they found a bag full of gold coins. अब देखिए यहाँ पर इस बात की जस्टिफिकेशन मिल रही है, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि एक फ्रेज जो है वो एक सेंटेंस को रेफर कर रहा है, और जरूरी नहीं कि एक फ्रेज या 2 से 3 फ्रेजेस जो हैं आप उनसे 2 से 3 सेंटेंसेस ही बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 फ्रेजेस एक सेंटेंस बना रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रेज 2 से 3 सेंटेंसेस दे रहा हो हमें। हमने इस एक सेंटेंस में एक फॉरेस्ट को भी मेंशन कर दिया, बैग ऑफ गोल्ड कॉइंस को भी मेंशन कर दिया।